ओके, तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मनी मार्केट का मीनिंग समझा था। मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट क्या होती थी? एक ऐसी मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता था। यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो करने हैं, तो आप जो है मनी मार्केट से ये काम कर सकते हो। क्लियर है? पर आप लोगों को पता है कि जनरली ज़्यादातर जो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है हमें लॉन्ग टर्म के लिए पड़ती है। ठीक है, ठीक है, हमें शॉर्ट टाइम के लिए भी पड़ती रहती है, पर ज़्यादातर आप देखोगे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए ताकि वो कैपिटल एसेट उससे खरीद पाए। ठीक है, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट है उसके लिए, वो आराम से मनी मार्केट में जाके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो कर सकता है। पर अगर यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत है फिर तो उसके लिए बनाया हमारा यहाँ पर कैपिटल मार्केट। उसके लिए बनाया हमारा यहाँ पर कैपिटल मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसे को बोरो भी कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन, ठीक है, जो बिजनेस है जो ज़्यादा टाइम के लिए पैसा बोरो करने चाहते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल 15 साल, तो उनके लिए ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होती है? कैपिटल मार्केट। ये जो है कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करके लॉन्ग टर्म के लिए फंड जो है इशू कर सकते हैं। यानी कि जो कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं वो जनरली लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड किए जाते हैं, और वो जो लॉन्ग टाइम में 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, एक कंडीशन है जैसे हमने मनी मार्केट में पढ़ा था ना कि जो इंस्ट्रूमेंट 1 साल तक ही मेच्योर होंगे उन्हीं को मनी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही कैपिटल मार्केट में हम जो है 1 साल से ज़्यादा, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम 1 साल के लिए ज़्यादा उसकी मेच्योरिटी पीरियड है तो उसको हम कैपिटल मार्केट में जाके जो है ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारा मीनिंग था यहाँ पर कैपिटल मार्केट का। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल मार्केट से फाइनेंशियल मार्केट, ये भी हमारा एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट या फिर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जहां पर हमारे लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन को यहाँ पर बोरो करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज जो है वो इशू कर लेगा और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज। अब इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होता है? ये हमारे शेयर्स होते हैं जिनको खरीदने से हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पर ओनरशिप बांटना चाहते हैं तो वो क्या करेगी? इक्विटी शेयर्स इशू करके वहां से जो है फंड्स बोरो कर सकती है। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट हुई जहां लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यहां पर ट्रेड किए जाते हैं? तो मेनली देखो, यहां पर हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनको जनरली कैपिटल मार्केट में जो है ट्रेड किया जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो सही से काम करे, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा सेबी। ठीक है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में, उनको किसी भी तरह का लॉस ना, उनका पैसा सेफ रहे। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस होती है जो सेबी जो है रेगुलर बेसिस पे जो पब्लिश करती रहती है, जिनको फॉलो करना होता है जो भी यहाँ पर फंड्स वगैरह बोरो करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट से। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब ये हमारी कैपिटल मार्केट कितनी टाइप्स की होती हैं? तो मेनली जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाएंगे या तो वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होंगे या फिर वो किस में होंगे? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होंगे। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, यानी कि पहली बार सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी यहां पर समझते हैं। तो यहां पर देखो, एक XYZ लिमिटेड है, नई कंपनी है, वो अभी अभी बनी है और उसको फंड्स की जरूरत है। ठीक है, 100 करोड़ रुपीस की इसको जरूरत है और वो फंड्स की जरूरत उसे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो पहला देखो, ये अपनी सिक्योरिटीज को, ठीक है, सिक्योरिटीज को इशू कहां पे करेगा? हमारी कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में कहां पर? प्राइमरी मार्केट में। तो इसने जो है 100 करोड़ रुपीस के यहाँ पर जो शेयर्स है यहाँ पर इशू कर दिए। क्या कर दिया? यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू कर दिए और इन्वेस्टर जो अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने इसको यहाँ पर खरीद लिया। अब ये जो शेयर्स हैं, जो 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं, वो इशू कहाँ पे किए गए हैं? प्राइमरी मार्केट में।
क्लियर है आपको? तो ऐसी मार्केट जहां पर जो हमारे सिक्योरिटीज वगैरह हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, उनको पहली बार इशू किया जाता है, पहली बार उनका ट्रेड किया जाता है, ऐसी मार्केट को हम यहां पर क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। और जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें जो ट्रेड होता है ना, वो डायरेक्टली जो हमारी इशूअर कंपनी होती है जो सिक्योरिटीज को इशू करती है और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में होता है। तो आप देख सकते हो कि XYZ लिमिटेड क्या है? इशूअर कंपनी है जो पैसा रेज करना चाहती है, तो उसने यहाँ पे शेयर्स को इशू किया और जो इन्वेस्टर है उसने डायरेक्टली इसको खरीद लिया। तो प्राइमरी मार्केट में जो ट्रेड होगा वो किनके बीच में होगा? जो हमारी इशूअर कंपनी है और जो हमारा इन्वेस्टर है उनके बीच में डायरेक्टली होगा। क्लियर है आपको? तो ये हमारा मीनिंग था यहाँ पर प्राइमरी मार्केट। अब इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट सेम है, देखो, सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर परचेज कर सके और कंपनी वहां से फंड बोरो कर सके। नेक्स्ट देखो, दिस ट्रेड इज बिटवीन, ट्रेड किनके बीच में होता है? जो इन्वेस्टर है और जो ओरिजिनल इशूअर है उनके बीच में यहाँ पर ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। ट्रेड का मतलब खरीदा और बेचा जाता है। इशूअर कंपनी बेच रही है और इन्वेस्टर यहाँ पर खरीद रहा है। नेक्स्ट देखो, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय कंपनीज। अब ये जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही तो बेची जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो 100 करोड़ रुपीज है, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स हैं, ठीक है। अब ये जो शेयर्स हैं इनके प्राइस कितने होंगे? ये 10 रुपए के होंगे, 100 रुपीज के होंगे, 1000 के होंगे। वो कितने होंगे? वो कौन डिसाइड करती है? हमारी यहाँ पर कंपनीज। कौन? कंपनी। जो इशूअर कंपनी है वही डिसाइड करेगी कि वो जो है मार्केट में अपना शेयर्स कितने रुपए का यहाँ पर बेचेगी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, अब ये जो रेजिंग की जाती है, ये जो शेयर्स सिक्योरिटीज वगैरह इशू किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। पहला देखो क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम शॉर्ट में IPO भी कहते हैं, या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में जो है डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो अभी फिलहाल क्या आपने समझना है कि जब भी प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू किए जाएंगे, पैसा रेज किया जाएगा, तो दो तरीके से किया जाएगा, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट का मीनिंग हमें क्लियर है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट हुई जहां पर जो पहले से ही ट्रेड हो चुकी होती हैं सिक्योरिटीज, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, उसको ट्रेड किया जाता है, वो हमारी क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, हमने देखा था जो XYZ लिमिटेड है, इसने 100 करोड़ रुपीज के यहाँ पर शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज के यहाँ पर शेयर्स इशू किए थे। उसको मान लो एक ए इन्वेस्टर है, एक पर्सन है, इन्वेस्टर, उसने यहाँ पर परचेज कर लिए थे। तो ये जो डीलिंग हुई वो कहाँ हुई? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 100 करोड़ रुपीज ए ने यहाँ पर खर्च करके इसको खरीदा। बाद में ए पर्सन को यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ गई। अब इसे अचानक ऐसी विपदा आ गई कि इसको अब पैसे चाहिए, तो इसने क्या किया ना, ये जो 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स थे, यहाँ पर एक पर्सन बी को यहाँ पर बेच दिया, बी को बेच दिया, यहाँ पर मान लो कि 90 करोड़ रुपीस के बेच दिए, थोड़ा घाटा खा के यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेड हुआ, ये जो ट्रेड हुआ, ये कहाँ पे हुआ है? हमारा सेकेंडरी मार्केट में। कहाँ पे हुआ है? सेकेंडरी मार्केट में। ऐसा क्यों हुआ? देखो ये जो सिक्योरिटीज का ट्रेड हुआ है, जिनको इन्होंने आपस में खरीदा बेचा है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, यानी कि इसका पहले से ही ट्रेड हो चुका था। कहां पे हुआ था? प्राइमरी मार्केट में। जब इशूअर कंपनी ने यहां पर ए पर्सन को बेचा था ना, तो ये ट्रेड एक्चुअली हो चुका है इसका। उसके बाद हमने फिर से इसका ट्रेड किया, किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया, तो इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होता है ना, वो हमारे दो इन्वेस्टर के बीच में होता है, यानी कि इसमें इशूअर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। वो नहीं कहती कि मेरा शेयर है, मैं पैसे लूंगा, इसका कोई रोल नहीं है, इसका खत्म है। इसने इसको बेच दिया, इसका रोल खत्म है। अब इस पर्सन ने इसको बेचा, तो ट्रेड इन दोनों के बीच में हुआ, ए और बी ने, इसने बेचा, इसने खरीदा। अब ये दोनों के दोनों क्या है? इन्वेस्टर है। क्या है? इन्वेस्टर है। ये भी इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टर है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होगा वो किनके बीच में होगा? इन्वेस्टर इन्वेस्टर में। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर देखो पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। सिक्योरिटी मार्केट इज अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर परचेज सिक्योरिटीज और एसेट फ्रॉम अदर इन्वेस्टर। मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से जो है यहाँ पर सिक्योरिटीज को खरीदेगा। सिक्योरिटीज का मतलब आप लोगों को पता है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है, जैसे शेयर्स, डिवेंचर वगैरह हो गए, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर से दूसरा इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदेगा, और ये जो सिक्योरिटीज होंगी वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही होंगी, पहले से ही इसको ट्रेड किया जाता होगा, कंपनी ने पहले से इसको इशू कर दिया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम है कि ट्रेड होता है हमारा इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर के बीच में। नेक्स्ट जो अब प्राइस डिटरमाइन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन करने का काम था वो किसका था? कंपनी का। वो डिसाइड करेगी कि वो अपना शेयर कितना रुपए की बेचेगी। पर जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है, वहां पर प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट के हिसाब से।
मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस। अगर मान लो ये जो एक पर्सन था, इसके पास 100 करोड़ रुपए की शेयर्स है, ठीक है, क्या है, 100 करोड़ रुपए इसके शेयर है। अब ये मार्केट में उसे बेचना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को, तो इसका जो प्राइस होगा ना, चाहे इसने 100 करोड़ रुपए का खरीदा है, वो मैटर नहीं करता। अब ये जब ट्रेड करने जा रहा है, बेचने जा रहा है, तो इसका जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो मार्केट फोर्सेस से, मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। अगर इस शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा में उसका प्राइस यहाँ पर डिटरमाइन होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे। इसी के ऑपोजिट अगर इसकी डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, तो उस केस में इसको कम प्राइस पे यहाँ पर बेचना पड़ेगा। तो प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट। क्लियर है। अब देखो कौन कौन सी हमारी सिक्योरिटीज यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। क्लियर है आपको। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की हमारी कैपिटल मार्केट्स थी जिनमें ट्रेड यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ तक आपको एक कैपिटल मार्केट का ओवरव्यू मिल गया कि कैपिटल मार्केट होती क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मनी मार्केट जो थी वहाँ पे सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता था, मतलब कि हम इंस्ट्रूमेंट इशू करते थे, उससे सिर्फ हम डेट लेते थे, शेयर्स नहीं इशू कर पाते थे। पर कैपिटल मार्केट में दोनों चीज़ है, आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो और आप जो है यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते हो, यानी कि आप ओनरशिप के अगेंस्ट पैसा ले सकते हो और या फिर आप उधार भी यहाँ पर पैसा ले सकते हो। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील्स इन मार्केट। अब जो हमारे यहाँ पे मार्केट है, जो हमने अभी मार्केट कैपिटल मार्केट पढ़ा, उसमें कौन कौन से हमारे जो है प्रोडक्ट डील किए जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो डील किए जाते हैं। तो मेनली जो हमारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ओनरशिप सिक्योरिटीज और एक होता है हमारा यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, ओनरशिप सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज होती है, ऐसी सिक्योरिटीज अगर आप उसको खरीदते हो, यानी कि अगर आप ओनरशिप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसके शेयर्स हैं उसमें उसके आप ओनर बन जाते हो। यानी कि मान लो यहाँ पर XYZ लिमिटेड है, इसने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं। क्या किया है यहाँ पर, शेयर्स इशू किए हैं, मान लो 100 करोड़ रुपीस के। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर कि इसने 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स यहाँ पर इशू किए थे, जिसमें से आपने इसके जो है 10% शेयर्स बाय कर लिए। क्या कर लिया यहाँ पर, 10% शेयर्स बाय कर लिए। तो आप इस कंपनी में ना 10% के ओनर बन गए हो, मतलब कंपनी की जो भी प्रॉफिट कमाएगी ना उसका 10% आपको देगी। क्लियर है आपको। तो ओनरशिप सिक्योरिटीज खरीदने से क्या होगा कि हम उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। ओनरशिप सिक्योरिटीज में बेसिकली कौन सी हमारी दो शेयर्स आते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक हमारे यहाँ पर आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इनके बारे में आगे हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, डेट सिक्योरिटीज। अब डेट सिक्योरिटीज क्या होता है, कई बार देखो कंपनी को ओनरशिप नहीं देनी होती। जैसे यहाँ पर देखो XYZ लिमिटेड थी, इसने 100 करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू किए, तो जिससे क्या हुआ कि जिन्होंने इसको खरीदा वो कंपनी के ओनर बन गए। कई केस में क्या होता है कि कंपनी अपनी ओनरशिप अपने पास ही रखनी चाहती है। मान लो यहाँ पर एक पर्सन ए है जिसने इस कंपनी को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अब इसे काम करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, तो एक तरीका क्या है कि ये ओनरशिप बांट दे, यानी कि कुछ लोगों को अपना पार्टनर बना दे, अपने शेयर्स इशू कर दे, है ना। पर फिर उससे क्या होगा कि उन लोगों की भी कंपनी पे ओनरशिप आ जाएगी, प्रॉफिट उनमें डिवाइड होगा। तो ये पर्सन नहीं चाहता, ये ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि जो कंट्रोल हो ना मेरा ही हो, सारा का सारा कंट्रोल मेरा हो, मैं ही अकेला ओनर हूँ, जो भी प्रॉफिट हो मैं ही कमाऊँ, है ना। तो उस केस में इसके पास क्या ऑप्शन होगा कि ये ओनरशिप बांटने की बजाय क्या करे, लोन ले ले। क्या ले ले यहाँ पर, लोन ले ले, डेट ले ले। तो इस केस में ये क्या इशू करेगा, डेट सिक्योरिटीज। अब ये जो डेट सिक्योरिटीज, जो भी लोग इसको बाय करेंगे डेट सिक्योरिटीज को, वो इस कंपनी के ओनर नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे, क्रेडिटर बनेंगे। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कंपनी को एक लोन दिया हुआ है, इनके पास जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो कंपनी इसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं देगी, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर यहाँ पर मिलता है, वो आगे हम डिटेल में और यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेट सिक्योरिटीज को बाय करने वाले कंपनी के ओनर नहीं बनते। और मेनली हमारी जो डेट सिक्योरिटीज होती है और बहुत सारी होती है, मेनली अगर हम बात करें तो दो तरह की डेट सिक्योरिटीज होती है। एक हमारी यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं, एक डिवेंचर्स होते हैं, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। क्लियर है आपको। तो अगर किसी को लोन चाहिए तो ओनरशिप सिक्योरिटीज, अगर किसी को डेट चाहिए तो डेट सिक्योरिटीज। अब एक एक करके हम इसको यहां पर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला देखो हमारा क्या है, इक्विटी शेयर्स। अभी हमने पढ़ा कि जो ओनरशिप सिक्योरिटीज है उसमें आते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम एक एक करके उनको इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, बेसिकली होते क्या। तो पहला क्या है, इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स को समझने से पहले हमें शेयर्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि शेयर्स बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन ए है जिसने यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की। क्या की, यहाँ पर XYZ लिमिटेड यहाँ पर कंपनी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की। क्लियर है, जिसके लिए इसने जो है टोटल 100 करोड़, ठीक है, टोटल मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए,
इतनी बड़ी अमाउंट क्या करनी है, 1 लाख रुपए इसने जो है यहाँ पर लगाए, है ना। अब देखो 1 लाख रुपए लगा के ये क्या है, बिजनेस का ऑनर बन गया। टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगाया इसने, 1 लाख रुपए, और ये अकेला यहाँ पर ऑनर है, ठीक है। अब इसने क्या किया ना, इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10-10 रुपए करके। यहाँ पर क्या किया, 10-10, मतलब कि इसको 10 के फ्रैक्शन में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे 10 के फ्रैक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे 10-10 करके, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000। अब ये देखो, ये 10,000 क्या है, हमारे शेयर्स हैं। क्या है यहाँ पर, शेयर्स हैं। जब हमने पूरा पैसा जो हमारा बिजनेस में लगा हुआ था, जो हमारी कैपिटल थी, उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, शेयर्स, ठीक है। अब देखो इन शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक अगर 10 रुपए का, हमने 10 के फ्रैक्शन में डिवाइड किया था ना, एक अगर 10 रुपए का है तो शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स कितने हमारे 10,000, ठीक है। एक की वैल्यू 10 रुपए है, तो इससे हमारे जो शेयर्स की वैल्यू, जो शेयर कैपिटल है, जो टोटल पैसा हुआ, वो कितना हुआ यहाँ पर हमारा 1 लाख, ठीक है। अब ये पर्सन क्या कहेगा, ये पर्सन कहेगा कि XYZ लिमिटेड में मेरे टोटल 10,000 शेयर्स हैं, जिसके लिए मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, ठीक है। आप लोग जब हम जनरली सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि एक पर्सन ने यहाँ पर उस कंपनी के इतने शेयर्स बाय कर लिए। कभी ऐसा सुना है कि उसने पर्सन ने इतने पैसे लगाए? कभी ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स में मैंने ना यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया, ऐसा कोई कहता है? ऐसा नहीं कहता है। हम कहते हैं कि टाटा मोटर्स के हमने 100 शेयर्स बाय कर लिए, 20 शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो शेयर्स क्या हुए, हम टोटल जो पैसा है उसको हम फ्रैक्शन में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, जो हमारी ऑथराइज यहाँ पर कैपिटल होती है, ठीक है। मेनली कंपनीज के केस में एक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑथराइज कैपिटल, उसको ही हम यहाँ पर फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। और जब हमें पैसे की जरूरत होती है, अब जैसे एक पर्सन है ना, अभी इसी ने सारा पैसा लगाया, फर्दर इसको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स इशू करके, ठीक है। मान लो ये 10,000 इसके टोटल शेयर थे, जिसमें से ये 5,000 शेयर इशू कर किसी दूसरे बी पर्सन को इशू कर देगा, तो बी पर्सन इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पार्टनर बन जाएगा। अब बी पर्सन क्या करेगा, 5,000 शेयर्स खरीदने के लिए इसको कितना पैसा देने पड़ेगा, 50,000 रुपए। अब बी पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं, टोटल 50% शेयर्स हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेयर्स, ठीक है। तो जब भी कंपनीज को ऑनरशिप बांटनी होती है, ऑनरशिप लेनी होती है, ठीक है, मतलब कि लोगों को ऑनर बनाना होता है अपनी कंपनी में, तो वो शेयर्स इश्यू करते हैं। और शेयर्स हमारे मेनली 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स देखो क्या होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। जो भी पर्सन किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय करता है, वो यहाँ पर कंपनी का रियल ऑनर बन जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, रियल ऑनर, यानी कि एग्जैक्ट यही पर्सन उसका ऑनर है, यानी कि यही ज़्यादा पैसा लगाएगा, यही ज़्यादा रिस्क बियर करेगा, और इसी को कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं, इनका कंपनी की वर्किंग्स पे, कंपनी कैसे काम कर रही है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जब भी कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है कि हमें फ्यूचर में ये करना है, तो इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये वोट डाल सकते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इनका कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है। और इसके अब ये जो कंपनी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में उनको जो है यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, ताकि वो कंपनी के वर्किंग को यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स यहाँ पर इशू कर दिए हैं तो उसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि इतने साल बाद वो शेयर्स यहाँ पर वापस कर लें, वो परमानेंट बेसिस पे है। जब तक कंपनी चलती रहेगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक जो है वो शेयर्स कंपनी वापस आपसे नहीं लेगी, वो इररिडीमेबल होते हैं। अब ये जो कंपनी के शेयर्स आपने बाय किए होते हैं, इक्विटी शेयर्स बाय किए होते हैं, उन पर जनरली आपको डिविडेंड मिलता है। अब देखो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फ्री के लिए थोड़ी किया, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी जब भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से आपको जो है डिविडेंड यहाँ पर पे करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर्स रियल ओनर, ठीक है, दूसरा ये परमानेंट नेचर के होते हैं, तीसरा इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, चौथा इनको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो ये भी हमारे ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ में ही आते हैं। अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हो तो आप भी यहाँ पर ऑनर बन जाते हो कंपनी के। पर कौन से ऑनर बनते हो, सेकेंडरी ऑनर। जो सिक्योरिटी शेयर होल्डर वाले थे वो रियल ऑनर थे कंपनी के, पर अगर प्रेफरेंस शेयर्स आप बाय करते हो तो आप जो है यहाँ पर सेकेंडरी ऑनर बनते हो, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है यहाँ पर डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या है कि वो रियल ऑनर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है सेकेंडरी ऑनर होते हैं। इनका जो रिस्क होता है वो यहाँ पर लिमिटेड होता है, वो जो है यहाँ पर ज़्यादा रिस्क जो है बियर करते हैं, ठीक है। साथ के साथ अब जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं उनका कंपनी की वर्किंग पे पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं उनका कंपनी पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, इनके पास किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते,
क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर। मतलब कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा है, आप ही सोचो कि इसका प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं ना, उनको इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट कई जगह पे जो है प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब कि पहल दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी इसको जो है डिविडेंड पे करना होगा कंपनी को। तो यहाँ पर देखो जो भी प्रॉफिट होगा पहले डिविडेंड किसे पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच गया तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पे किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को क्या मिल रही है, यहाँ पर प्रेफरेंस मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल की पेमेंट। कैपिटल की पेमेंट मतलब जब कंपनी बाई चांस बंद होती है, कंपनी लिक्विडेट होती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जिन जिनसे उसने पैसा लिया उसको वापस करना है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल की पेमेंट में भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को वालों को यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब आप सोचोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स में तो फिर ज्यादा बेनिफिट है ना, क्योंकि देखो रिस्क कम है, एक तो रिस्क कम है ना, उसके बाद प्रेफरेंस भी दी जा रही है, डिविडेंड भी पहले मिलेगा, कैपिटल भी पहले मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा हमें प्रेफरेंस शेयर्स में। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि फायदा किसमें है। तो यहाँ पर देखो क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये कुछ हमारी जो है लिमिटेशन है प्रेफरेंस शेयर्स वालों की कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनका फिक्स नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया तो फायदे में रही, कम हुआ तो उसको लॉस हो गया, पर इनका जो प्रेफरेंस होगा वो यहाँ पर फिक्स ही रहेगा, ठीक है। जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, मान लो एक ए पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब इसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया ना, तभी जो है यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया कि आपको जो है हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% डिविडेंड ही देंगे। कंपनी का प्रॉफिट जितना मर्जी हो, कम हो ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, आपको इस कैपिटल का 10% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे आपको कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमाए या फिर वो लॉस में जाए। क्लियर है आपको। तो ये हमारा मेजर सा डिफरेंस था इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये प्रेफरेंस शेयर्स में हमारे कई टाइप्स के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, पहले टाइप देखो क्या है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक चीज आप लोग को पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। और आप लोग को एक चीज पता है कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तभी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे करती है, अगर लॉस हुआ तो उस केस में वो डिविडेंड पे नहीं करती। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर, ठीक है, जो डिविडेंड है वो मिलना ही मिलना है। यानी कि अगर मान लो कंपनी को एक, ये फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2018-19, ठीक है, 18-19, इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी वजह से इनको जो है 10% डिविडेंड जो मिलना था वो नहीं मिला, है ना, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे, है ना। तो ये जो डिविडेंड 2018-19 में मिलना था, इसको नेक्स्ट ईयर में जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि इसको अगले साल पे कर दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को किसी भी हालत में जो है प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, डिविडेंड मिलना ही मिलना है। अगर लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं होता तो उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि 2019-20 में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस केस में ये पिछले साल का जो डिविडेंड था, मान लो 10,000 पिछले साल का डिविडेंड है और इस साल का जो डिविडेंड है वो मिला के 20,000 यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करते हो तो आपको डिविडेंड ना मिलने का लॉस नहीं है, खतरा नहीं है, आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हो जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में जिस ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड मिलेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर मैं एक वर्ड लगा दूं नॉन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉन लगा तो ये भी हमारे एक टाइप है, नॉन कम्युलेटिव बोल दूं तो इस केस में यहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिलना था वो खत्म हो जाएगा अगर बाई चांस यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर सिर्फ आपको जो है 2019-20 का ही डिविडेंड मिलेगा, 10,000 का ही मिलेगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको अगर बाय करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि फ्यूचर में जाके पर्टिकुलर टाइम पर आप इसको जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा ना 2 तरीके के शेयर्स हैं, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट देखो क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो सिंपली देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा कि कंपनी को यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स वालों का जो डिविडेंड है वो फिक्स है 10%, ठीक है, 10% है।
तो यहाँ पर देखो, मान लो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इसके हिसाब से मान लो कि इस पर्सन ने 1 लाख रुपए के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए थे, तो इसका डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने फटाफट से इसमें से 10,000 डिविडेंड कितना पे कर दिया, इस पर्सन को पे कर दिया, ठीक है। इसको 10,000 यहाँ पर दे दिया, एक पर्सन को मान लो 10,000 रुपये मिल गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा, 90,000, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हो, ठीक है, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स बाय करते हो, तो उस केस में क्या है कि आपको 10,000 मिला, आप लेके चले जाओ घर, और आपको कंपनी के प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। पर अभी भी कंपनी के पास 90,000 प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें ये 10,000 आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का बाद में प्रॉफिट भी है, जो ये 90,000 प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, इसमें से कुछ हम इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दे देंगे, उसके बाद कुछ अगर प्रॉफिट बचा तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें भी वो अपना हिस्सा यहाँ पर मांगेंगे। यानी कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी डिविडेंड मिल गया, उसके बाद यहाँ पे 60,000 रुपीज फिर से बच गए, तो उसमें ये पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें से भी इनको जितना इन्होंने फिक्स किया होगा 4%, 5%, उतना इनको प्रॉफिट जो है फिर से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे ऑनरशिप सिक्योरिटीज थे जिनको खरीद के ऑनरशिप मिलती है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर डिबेंचर्स, ठीक है। तो अब तक हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। वो दोनों हमारे ऑनरशिप सिक्योरिटीज थे। तो डिबेंचर क्या है, हमारा एक डेट सिक्योरिटीज है, यानी कि अगर आप डिबेंचर्स बाय करते हो तो उस केस में जो है आप कंपनी के क्रेडिटर बनते हो, ना कि ऑनर, ठीक है। और इस पे आपको जो है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये डिबेंचर बेसिकली होते क्या है, तो यहाँ पर देखो, जब भी कंपनी को लोन चाहिए, तो उसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर बैंक से लोन ले सकती है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर लोन ले सकती है, या फिर वो जनरल पब्लिक से भी यहाँ पर लोन ले सकती है, ठीक है। तो जब उसे बैंक से लोन लेना है तो वो सीधे सीधे जाके लोन ले सकती है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है तो वो सीधा लोन ले सकती है। पर जब वो पब्लिक से लोन लेगी, जब उसे पब्लिक से, जनरल पब्लिक से लोन लेना है, तो वो सीधा सीधा लोन नहीं ले सकती, उसके अगेंस्ट उसको डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू कर देगी पब्लिक को, पब्लिक उस डिबेंचर को खरीद लेगी, उसके अगेंस्ट जो है इसके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर रही है पब्लिक को, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिबेंचर। क्लियर है। जैसे एग्जांपल लिए यहाँ पर देखो, एक XYZ लिमिटेड है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है, इसने 100 करोड़ रुपए पब्लिक से मांगे, पब्लिक ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो जो XYZ लिमिटेड है, इसने जो ये 100 करोड़ रुपए लिए हैं, इसके अगेंस्ट इसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, जिसमें वो सारे डिटेल लिखेगा कि उसने यहाँ पर जो है पब्लिक से 100 करोड़ रुपीज लिए हैं, और उसके ऊपर ये ईयरली जो है यहाँ पर 10% इंटरेस्ट जो है यहाँ पर पे करेगा, और इसको पर्टिकुलर ईयर के बाद, मान लो 5 साल के बाद जो है ये रिडीम कर लेगा, है ना। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके पास चले जाएगा, पब्लिक के पास चले जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट 100 करोड़ रुपीज XYZ लिमिटेड को दे देगी, और XYZ लिमिटेड ये डॉक्यूमेंट दे देगी पब्लिक को, जिस हर पब्लिक के पास ये एक प्रूफ होगा कि इसने जो है XYZ लिमिटेड को पैसा दिया हुआ है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगेंस्ट जो कंपनीज है वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, और ये जो डिबेंचर है वो बताता है कि कंपनी ने ये पब्लिक से, राम श्याम मोहन से इतना पैसा जो है इतने टाइम पीरियड के लिए जो है लिया हुआ है, और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर है। तो ये हमारा सिंपली क्या है, एक डेट सिक्योरिटीज है। आई होप आपको एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर डिबेंचर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट वही है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पर रेज करते हैं। जनरली जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो 1 साल के लिए, ज्यादा के लिए होते हैं, और कहाँ से रेज करते हैं, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से यहाँ जो है पैसा बोरो करते हैं। क्लियर है। अब जो डिबेंचर होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर का मतलब जिसने डिबेंचर खरीदा होता है, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पर, क्रेडिटर होता है, जिसके ऊपर उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब ये जो डिबेंचर होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं, तो पहला देखो क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर आप लोगों को नाम से पता लग रहा होगा कि इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। यानी कि कंपनी जब भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करेगी और पब्लिक उसको खरीदेगी, तो जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, उसको किसी भी तरह के यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखेगी कंपनी, ठीक है, बिना सिक्योरिटी। अगर कंपनी पैसा खा जाती है, पैसा डूब जाता है, तो पब्लिक का पैसा भी यहाँ पर डूब जाता है, उनके पास कोई एसेट नहीं बचेगी जिसको बेच के वो पैसा यहाँ पर रिकवर कर पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की होते हैं, इसके लिए इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सिक्योर डिबेंचर, इसका ऑपोजिट सिक्योरिटी। जब भी ये डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो इसके कोलैटरल में कोई ना कोई जो कंपनी है, कोई ना कोई एसेट को गिरवी यहाँ पर रखेगी। यानी कि जो सिक्योर डिबेंचर होल्डर होंगे, जब भी उन्हें उनका पैसा, कंपनी मान लो बंद हो रही होगी, वो पैसा नहीं पे कर पा रही होगी, तो ये जो हमारे सिक्योर डिबेंचर होल्डर है वो जो है
उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई डिबेंचर इशू किया जाता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, ठीक है, तो इस बॉन्ड इस डिबेंचर पे नेम पर्टिकुलर लिखा होता है कि ये जो डिबेंचर है वो पर्टिकुलर इस पर्सन को जो है इशू किया गया है। कंपनी अपने रजिस्टर में उस पर्सन का यहाँ पर नेम वगैरह लिखती है। उस डिबेंचर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसके ऊपर सभी कुछ जो पर्सन है जिसको डिबेंचर इशू किया गया है उसका नेम जो है वो लिखा होता है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर में जिस पर्सन का नेम लिखा होता है, कंपनी उसी को यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट और जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है वो यहाँ पर करती है। क्लियर है आपको? तो रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब कि जो पर्सन ने डिबेंचर खरीदा उसका नाम रजिस्टर्ड है कंपनी के रजिस्टर में और डिबेंचर के ऊपर नेम लिखा है। नेक्स्ट क्या है, बेयरर डिबेंचर। ठीक है, ये ऑपोजिट हमारा किसका, रजिस्टर्ड डिबेंचर का। इस केस में क्या होता है, कंपनी जब भी बेयरर डिबेंचर इशू करती है तो उस पर किसी भी पर्सन का नेम नहीं लिखा होता। जैसे आपने बेयरर चेक का नेम सुना है ना, ठीक है, तो ऐसे ही ये डिबेंचर जिसके भी हाथों में होगा, ठीक है, जिसके भी हाथों में होगा, कंपनी जो है उसी को उसका ओनर मानेगी और उसको जो है इंटरेस्ट की पेमेंट और यहाँ पर प्रिंसिपल की पेमेंट कर देगा। यानी कि जब प्रिंसिपल पेमेंट वापस की जाएगी, कंपनी वापस कर रही होगी, तो जो भी इस डिबेंचर को लेके जाएगा कंपनी के पास, वो उसको यहाँ पर पेमेंट कर देगी। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर नेम नहीं लिखा होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर। अब रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, अब ये जो डिबेंचर होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है इशू किए जाते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कि कंपनी डिबेंचर को इशू करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही पब्लिक से लोन लेती है, उसके बाद उसे जो है ये लोन वापस करना होता है। जैसे ही यहाँ पर 5 साल पूरे होते हैं, 5 साल के बाद जो पैसा उसने पब्लिक से लिया है वो उसे यहाँ पर वापस कर देती है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब ये जो 5 साल खत्म हुए ना, जैसे मान लो यहाँ पर कंपनी XYZ लिमिटेड है, इसने 5 सालों के लिए डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, डिबेंचर इशू किया है। जैसे ही 5 साल खत्म होंगे, ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, अपने जो डिबेंचर्स है वो पब्लिक से वापस ले, डिबेंचर यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक से वापस ले लेगी और उसके अगेंस्ट जो उसने 100 करोड़ रुपए लिया था पब्लिक को, वो उसे वापस कर देगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने डिबेंचर्स लेकर पैसे वापस कर रही है पब्लिक को, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये टर्म याद रखना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब डिबेंचर कंपनी वापस ले रही है और उसके पैसे जो है वो पब्लिक को वापस कर रहे हैं। तो उसी से बना है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी रिडीम कर लेती है, यानी कि उसको रिडीम्शन कर लेती है, वो हमारे कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इररिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिनको रिडीम नहीं करती कंपनी, जो कि परमानेंट नेचर के जो है इशू किए जाते हैं, जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो कंपनी जो है इसके पैसे वापस नहीं करेगी। जनरली कंपनी जो है वो यहाँ पर रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू करती हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरीके का ही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अभी तक हमने जो बात की वो कंपनीज की बात की, जो हमारी कंपनीज है, फर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारी मेनली कंपनीज है, वो उन्हें जब लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो जो है इन सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। क्लियर है आपको? इसी के साथ एक बॉन्ड भी होता है हमारा, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। तो जो बॉन्ड होता है ना, उसकी नेचर जो है बिल्कुल सेम होती है डिबेंचर के तरीके से, ठीक है, पूरा वो उसी के तरीके से होता है, बस कंपनी का फर्क होता है। कोई यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर रही है, कोई यहाँ पर डिबेंचर इशू कर रही है, बात बिल्कुल सेम है। इसके अगेंस्ट भी पब्लिक से पैसा यहाँ पर लिया जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तब वो कैसे पैसा रेज करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके। जैसे आप लोगों को पता है ना कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे अपने काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसे चाहिए तो वो मनी मार्केट में जाती है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कहाँ जाती है, हमारे कैपिटल मार्केट में। उसमें वो अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमारी डेटेड सिक्योरिटीज हो गई, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ऐसे सिक्योरिटीज को जो है वो मार्केट में इशू करते हैं, ठीक है, ताकि उससे पैसा रेज कर लें। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो इशू कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है। क्लियर है? तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कैपिटल मार्केट में इशू कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पर, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होती है, तो जनरली देखो जो हमारी सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं, जो कि हमारी एसेट्स को, बैंक की एसेट्स को सिक्योरिटाइज करती हैं, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि हमारी बैंक की जो एनपीएस होते हैं उनको यहाँ पर खरीदते हैं, उनको सही करते हैं, ठीक है, तो वो मार्केट में पैसा रेज करने के लिए सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। उसी सिक्योरिटीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट। क्लियर है आपको? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है।
नेक्स्ट देखो क्या है, कॉमनली यूज टर्म्स इन द कैपिटल मार्केट। कुछ कॉमनली यूज ऐसे टर्म्स जो कि रेगुलर बेसिस पे कैपिटल मार्केट में जो है यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला देखो क्या है, सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। अब ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, तो देखो जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदा या फिर बेचा जाता है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे एक टैक्स लगाती है, ठीक है। उन जो हमारे पार्टिसिपेंट है जो कि खरीद बेच रहे हैं उन पे यहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता है, जिसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो यहाँ पर देखो, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन इज अ टैक्स बीइंग लेविड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। जितना भी स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर जो है यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। अब ये रोलिंग सेटलमेंट देखो क्या होता है, रोलिंग सेटलमेट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए या फिर मेथड होता है जिसके जरिए हम जो है स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। जनरली जो रोलिंग सेटलमेंट होती है वो यहाँ पर T+2 के हिसाब से चलती है। क्या चलती है यहाँ पे, T+2 के हिसाब से चलती है। मतलब कि ट्रांजेक्शन होने के 2 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है हमारे किसको, ट्रांजेक्शन डेट को, और 2 क्या है उसके 2 दिन बाद। यानी कि जो हमारा रोलिंग सेटलमेंट है उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन शुरू होती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो ट्रांजेक्शन डेट के होने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि दूसरे दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर कोई मंडे को इस सिक्योरिटीज को सेल करता है, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी ट्रांजेक्शन डेट होगी। इसके बाद हमारा एक क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो वेडनेसडे को ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। नॉर्मली तो हम T+2 का फॉलो करते हैं, पर यहाँ पर T+1 भी यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास एक ऑप्शन है कि वो जो है यहाँ पे T+1 रोलिंग सेटलमेंट को जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन के 1 दिन के अंदर अंदर जो है उनको यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, पे इन डे और पे आउट डे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर पे इन डे का सिंपल मीनिंग है जब भी यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, ब्रोकर आप लोगों को पता है स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर जो ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, जब भी जो ब्रोकर है वो किसी भी तरह की यहाँ पर पेमेंट करेगा या फिर सिक्योरिटीज की डिलीवरी करेगा एक्सचेंज को, तो उस दिन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पे इन डे, ठीक है। यानी कि वो दिन जिसमें ब्रोकर्स किसी भी तरह की पेमेंट या फिर सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज को कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर कहते हैं पे इन, ठीक है। और पे आउट डे क्या होता है, इसका ऑपोजिट। अगर कोई एक्सचेंज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हमें आगे जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, तो अगर कोई एक्सचेंज जो है किसी भी तरह की पेमेंट करता है ब्रोकर को या फिर सिक्योरिटीज की डिलीवरी करता है, तो उस दिन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पे आउट डे। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनना ही बनना है, तो ये आपने ध्यान रखना है, पे इन डे और पे आउट डे। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो हमारा एक्सचेंज होता है, उसका एक मेन फंक्शन होता है कि वो जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसके ऊपर जो हमारे बायर्स हैं सिक्योरिटीज को जो खरीदना चाहते हैं और जो सेल करना चाहते हैं वो आराम से जो है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करे, यानी कि सेलर यहाँ पर अपने सिक्योरिटीज को बेच पाए और जो बायर है वो यहाँ पर उसको खरीद पाए। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंश्योर करता है कि कैश की पेमेंट और डिलीवरी और सिक्योरिटीज वो टाइमली हो जाए, ठीक है। अब देखो अगर कोई सेलर है, यहाँ पर मान लो ए पर्सन सेलर है, ये पर्सन बी है, ठीक है, दोनों के बीच में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ट्रांजेक्शन करवा रहा है। अब देखो ए पर्सन यहाँ पर क्या करना चाहता है, वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है और ये खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये सेल करेगा तो इसे क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज की डिलीवरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, और इसने सिक्योरिटीज को खरीदा है तो इसे कैश की डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो इंश्योर करता है कि ये दोनों चीजें जो है वो टाइमली कंडक्ट हो जाए, किसी में भी डिले ना हो। और अगर किसी केस में कोई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है जिसने यहाँ पर जो डिलीवरी में वहाँ पर डिले कर दिया, तो उस केस में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है उस मेंबर का रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, ऑक्शन में, यानी कि जो सिक्योरिटीज खरीदना चाहता था बायर, उसका ऑक्शन करवाता है, ऑक्शन से वो सिक्योरिटीज खरीदता है, स्टॉक एक्सचेंज खुद खरीदता है और वो जो है बायर को दे देता है, जिससे वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर कोई मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का वो डिलीवरी में लेट करता है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटीज ऑक्शन के जरिए खरीदेगा और वो जो है बायर को डिलीवर कर देगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब ये क्या है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, सिक्योरिटीज लैंडिंग, यानी सिक्योरिटीज को बोरो किया जाता है और लैंड किया जाता है। जैसे पैसे को बोरो और लैंड किया जाता है, ऐसे ही इस स्कीम के अंदर सिक्योरिटीज को लैंड और बोरो किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से सिक्योरिटीज बोरो करता है,
बोरो करने का मतलब कि उसने कुछ टाइम के लिए अपने पास रखी है और एक टाइम के बाद वो उसे वापस कर देगा। जैसे एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक बी पर्सन है। तो बी पर्सन है जो, उसके पास XYZ के यहाँ पर मान लो 10,000 के यहाँ पर शेयर्स हैं। कितने? 10,000 के यहाँ पर शेयर्स हैं जो आइडल पड़े हुए हैं। आइडल मतलब कि ये ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा है कि इसके बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इसका ध्यान है ही नहीं, मतलब पड़ा हुआ है ऐसे, जैसे स्टोर रूम में कोई हमारा सामान पड़ा रहता है ना, पड़ा रहने दे पड़ा रहने दे, ऐसे ही इसके पास ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं। तो जो ए पर्सन है ना, उसने प्रॉपर एनालिसिस किया मार्केट का और उसने ये रिजल्ट निकाला प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि ये जो 10,000 के शेयर्स है ना, अभी मान लो इसके शेयर्स के प्राइस कितने, 1,000, ठीक है, पर फ्यूचर में जाके जो है इसके जो प्राइजेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 900, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 900, ठीक है। तो इस पर्सन ने, ए पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, इस पर्सन से जो है ये जो 10,000 के शेयर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर लिया, बोरो कर लिया। क्या कर लिया, यहाँ पर सिर्फ बोरो किए, जिसने खरीदे नहीं। अगर खरीदे तय होते तो ये इसका ऑनर बन जाता, फिर ये बोरोवर लैंडिंगर होता ही नहीं, बायर सेलर बन जाता। पर इसने ये 10,000 की सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोरो की है, ठीक है। और जैसे ही कुछ टाइम बीता, सच्ची में उसके जो प्राइजेस है वो यहाँ पर 900 हो गए। कितने हो गए, 900 हो गए। तो इसने जैसे ही इसको बोरो किया था, 10,000 शेयर्स को बोरो किया था, तो इसने क्या कहते हैं, उसी टाइम जो है इसको मार्केट में बेच भी दिया था, मतलब बोरो करने के साथ साथ बेच दिया था, जिसके हिसाब से इसको जो है 10,000 रुपये यहाँ पर मिल गए, ठीक है। पर फ्यूचर में जाके क्या हुआ, इसके प्राइजेस जो है वो 900 हो गए। 900 जैसे हुए तो इसने क्या किया, ठीक है, इसी पैसे से इन शेयर्स को बाय कर लिया, जिससे क्या हुआ कि 10,000 के शेयर्स अब उसको 9,000 में मिल गए, ठीक है। और जैसे इसने 9,000 में शेयर्स खरीदे, वो उसको वापस कर दिया किसको, बी पर्सन को। यानी कि जितने शेयर्स यहाँ पर ए पर्सन ने बोरो किए थे उतने शेयर्स जो है उसको वहां पर वापस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब शेयर जैसे ही वापस हुए तो इसको 1,000 का यहाँ पर बेनिफिट हो गया कि नहीं, 1,000 को बेनिफिट हो गया कि नहीं। 10,000 के शेयर्स उसको 9,000 में मिल गए, ठीक है, और पहले उसने 10,000 कमा लिए थे उस शेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 का इसको प्रॉफिट हो गया। अब इस 1,000 में क्या करेगा, एक फीस इसको पे कर देगा। अब जो इसने बोरो किया है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो बनता है ना, फ्री में थोड़ी बोरो करने को दिया होगा। तो इसमें से मान लो पर्टिकुलर ये जो है 5,000 जो है पे कर देगा किसको, सॉरी 500 पे कर देगा किसको, इसको बी को एज अ फीस, और 500 रुपये का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम, ठीक है। तो सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम के अंदर एक पर्सन दूसरे की सिक्योरिटीज को कुछ टाइम के लिए बोरो करता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट। तो यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, कैपिटल मार्केट का मीनिंग समझा, उसकी टाइप समझी, उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़े कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो, फटाफट से मैसेज कर दीजिए, फटाफट से मैसेज कर दिए। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, तो फटाफट से मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। ओके तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द ओरिजिनल इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज इज कंडक्टेड इन विच मार्केट। किस मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है डायरेक्टली बिटवीन द इशूअर ऑफ द कंपनी और जो इन्वेस्टर है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो एक्सचेंज मार्केट है, क्या वो प्राइमरी मार्केट है, या फिर सेकेंडरी मार्केट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या वो एक्सचेंज मार्केट है, या फिर प्राइमरी मार्केट है, या फिर सेकेंडरी मार्केट है, क्या इसका आंसर है। अभी हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ओरिजिनल इशूअर और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में ट्रेड होता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सेकेंडरी मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय। जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है वहां पर सिक्योरिटीज के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, क्या वो कंपनीज डिटरमाइन करते हैं, या फिर गवर्नमेंट, या फिर मार्केट फोर्सेस, या फिर बोथ ए एंड सी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए।
क्या कंपनीज डिटरमाइन करते हैं सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइसेस, या फिर गवर्नमेंट, या फिर मार्केट फोर्सेस? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी क्या है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो कंपनीज जो है वो यहाँ पर हमारे प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइजेस जो है उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, ठीक है, और मार्केट फोर्सेस सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनी ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज। कंपनी जो भी अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है, शेयर्स किस लिए इशू किए जाते हैं, ताकि उससे जो है फंड रेज किया जा सके। तो वो जो पैसा कंपनी शेयर इशू करके रेज करती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या वो रिजर्व फंड्स होते हैं, क्या वो लोन होता है, या फिर शेयर कैपिटल? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? शेयर कैपिटल से पैसा रेज करना। तो आंसर आप लोगों को पता लगी क्या होगा? ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी शेयर कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। जो भी पैसा कंपनी शेयर्स को इशू करके कमाती है, कमाती नहीं मतलब कि रेस करती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट देखो, इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड। इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं? क्या वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, या फिर डायरेक्टर होते हैं, या फिर ऑनर होते हैं? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के? क्या वो क्रेडिटर होते हैं, क्या वो डायरेक्टर होते हैं, या फिर ऑनर्स होते हैं? तो ऑप्शन सी ऑनर ऑफ द कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। ऑनर ऑफ द कंपनी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्रेडिटर कौन है? जिन्होंने लोन वगैरह दिया होता है। डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रेफरेंस इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ। हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कई चीजों में जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है अगेंस्ट इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इनको पहले पे किया जाता है। तो क्या क्या चीज है? सबसे पहले डिविडेंड ओनली, सिर्फ डिविडेंड, या फिर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट, या फिर डिविडेंड एंड कैपिटल बोथ। यानी कि सिर्फ डिविडेंड की पेमेंट में पहल दी जाती है, या फिर सिर्फ कैपिटल की, या फिर इंटरेस्ट, या फिर डिविडेंड एंड कैपिटल बोथ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो इस पे मिलता ही नहीं है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी, डिविडेंड एंड कैपिटल बोथ, ठीक है। इनको डिविडेंड की पेमेंट और कैपिटल पेमेंट दोनों में ही जो है पहले यहां पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा हमारा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट है? क्या वो डिबेंचर्स है, या फिर बॉन्ड्स है, या फिर कमर्शियल पेपर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो तीनों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। कमर्शियल पेपर हमने पढ़ा था मनी मार्केट में, डिटेल में पढ़ा था क्या होते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, डेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारा यहां पर है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर देखो हमारा क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर्स भी डेट सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स भी और कमर्शियल पेपर भी, इसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो यहाँ पर डेट रेज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कैपिटल रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो हमारा ओवर होता है।